हेलो एवरीवन। श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 133 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 134 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको कैसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि आपने इसमें कितना सही लिखा है। आपका प्रश्न है, क्या आप इस मत से सहमत हैं कि पुरातात्विक साक्ष्य प्रायः साहित्यिक स्रोतों को बेहतर समझने में सहायता करते हैं? टिप्पणी करें। आपने लिखा है, इतिहास का उद्देश्य अतीत पर प्रकाश डालना है। इसके दो मुख्य भागों पुरातात्विक साहित्यिक स्रोतों के रूप में विभाजित किया गया है। पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत अभिलेखों या स्मारकों साहित्यिक स्रोतों का वर्गीकरण। पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत अभिलेखों या स्मारकों तथा साहित्यिक स्रोतों का वर्गीकरण निम्न प्रकार है। स्रोत: पुरातत्व के अंतर्गत अभिलेख, स्मारक, सिक्के, मूर्तियां, चित्रकला, मोहर। साहित्यिक के अंतर्गत भारतीय, विदेशी, धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष और संगम। पुरातात्विक स्रोतों: मंदिर, मठ, किले, औजार, मिट्टी के बर्तन जो कि अपने समय की बात करते हैं तथा वर्तमान में भी लोगों की भावनाओं को जोड़ते हैं। इनकी प्रासंगिकता के निम्न कारक हैं। इनमें रचन काल यानी कि रचना काल का ज्ञान बिल्कुल सटीक मिलता है, जबकि रचन काल क्यों यहाँ लिख रहे हो रचन काल में घटना का समय काल से काफ़ी जबकि रचन काल में घटना का रचन काल के समय से काफ़ी अंतर होता है। इसका क्या मतलब है? फिर है, साहित्यिक स्रोतों में समकालीन जीवन संघर्ष की अभिव्यक्ति उतनी नहीं हो पाती जितनी पुरातात्विक स्रोतों में सजीव चित्रण या दृश्य रूप में दिखाई देता है। ग्रंथों की प्रतिलिपि करने वालों ने अपने अनुरूप तथ्यों व तर्कों को गढ़ा। पुरातात्विक स्रोत की प्रकृति ये है कि वह उन कथाओं या कहानियों के संकलन को किंवदंतियों से उठाकर विज्ञान परक बनाते हैं, जैसे राम सेतु। हालांकि पुरातात्विक स्रोत साहित्यिक स्रोतों को समझने में महती भूमिका निभाते हैं, फिर भी साहित्यिक स्रोत भी वैदिक युग में इतिहास लेखन में पुरातत्व स्रोतों को सबल प्रदान करते हैं। साथ ही ये स्रोत साहित्य उस समय के दर्पण की तरह काम करते हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि अनगिनत स्रोतों की उपलब्धता के बाद भी विदेशी पुरातत्व व साहित्यिक स्रोत की अपेक्षा कम है। अर्थात जैसा इतिहास लेखन हेरोडोटस ने किया वैसा भारत में नहीं मिलता। अतः हमारे इतिहासकारों, अनुसंधानकर्ताओं तथा सरकारों में वर्तमान समाज को जागृत होकर इस विषय पर कार्य करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी हम नए भारत तथा श्रेष्ठ भारत की गौरव गाथा लिख सकेंगे। देखिए, आपका निष्कर्ष तो सही है, यहाँ तक कि आपने उत्तर में जो बिंदु डाले हैं वो भी सही है, आपने जो फ्रेम बनाया है वो भी सही है, किंतु भाषा में वो प्रवाह नहीं है। अर्थात आपकी भाषा रुक रही है। जैसे आपने यहाँ पे लिखा ना, इसमें रचन काल का ज्ञान बिल्कुल सटीक मिलता है, जबकि रचन काल में घटना का रचन काल। इससे एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा और इरिटेट हो जाएगा। दूसरी बात क्या है कि आपसे जो प्रश्न पूछा है पहले उसे एक्सप्लेन करो। हुआ क्या है कि आपने इस अपने उत्तर में तथ्य और तर्क तो डाले हैं, इतने ज़्यादा डाल दिए हैं कि वो अधिकता को दिखाते हैं, मतलब अधिक हो गए हैं मात्रा में। इसके साथ ही आपने क्या किया है भाषा को सरल बनाने की जगह पे ज़्यादा और जटिल बना दिया। कहने का मतलब कि आपने इसमें भाषा के लेवल को बढ़ाने के चक्कर में भाषा को और जटिलता प्रदान कर दी, जिससे उत्तर आपका काफ़ी टफ हो गया। इसलिए भाषा को काफ़ी सरल रखें। करंट से इतना भी मत ऐड कर दें कि आपका उत्तर करंट का बन जाए और आपका उत्तर इतिहास ना लगे। क्लियर? जैसे आपका प्रश्न था, पुरातात्विक साक्ष्य प्राय साहित्यिक स्रोतों को बेहतर समझने में सहायता करते हैं। आप इसमें एग्जाम्पल बताओगे। एग्जाम्पल कैसे? कि पुरातात्विक साक्ष्यों में कैसे, जैसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप बता सकते हो, मौर्य टाइम पीरियड के बता सकते हो। आगे चल के कई सारे अभिलेख हैं, 100 गौरा महास्थान, उनका आप जिक्र कर सकते हो। उन अभिलेखों का जिक्र तो करो, पुरातात्विक स्रोतों का जिक्र तो करो। केवल कहानियों के रूप में लिख देने से उत्तर नहीं हो जाएगा। आपने फ्रेम दिखा दिया, फ्रेम तो सबको पता है। आप यहाँ अभिलेखों का जिक्र करो कि कौन कौन से अभिलेख थे, एक दो अभिलेखों का नाम बता दो। आप एक दो स्मारकों का नाम बता दो, सिक्कों का एक दो नाम बता दो, मूर्तियों का नाम बता दो, राजवंशों का नाम बता दो। क्लियर? साहित्यिक स्रोत में आप मेगस्थनीज की बता दो, कल्हड़ की राज तरंगड़ी बता दो। क्लियर?
हेरोडोटस का आपने बताया है, मौर्य टाइम पीरियड से कई सारे विदेशी लेखक हैं, उनका बता दो। क्लियर। तो आपके उत्तर में बेहतरीन एक लेखन शैली आ जाएगी और आपका उत्तर तर्क और तथ्य के पैमाने पर सही से सुलझ जाएगा और फिर आप निष्कर्ष दो। और आपने जो यहाँ पे ये निष्कर्ष दिया है ना हेरोडोटस को लेकर, ऐसा आपको नहीं करना है क्योंकि ये इसका खंडन हो जाएगा। मतलब हेरोडोटस को लिखना है लेकिन इस शब्दावली में नहीं लिखना है कि भारतीयों को इतिहास लेखन नहीं था। आप यहाँ ये बता सकते हो आधुनिक इतिहास लेखन के संदर्भ में हेरोडोटस को प्रथम इतिहासकार माना जाता है और ये कहा जाता है कि भारतीयों में उस समय इतिहास लेखन की परंपरा नहीं थी। किंतु ध्यातव्य हो कि भारतीय जो इतिहास लेखन करते थे उसमें कई सारी किंवदंतियों कहानियों के साथ साथ श्रुति परंपरा पर आधारित ज़्यादा ध्यान था। अर्थात उन्होंने लिपिबद्ध करने का प्रयत्न उतना नहीं किया, जो कि बाद में कल्हड़ जैसे व्यक्तित्व ने इतिहास लेखन की ओर अपनी प्रमुखता से कदम बढ़ाया, जिनकी रचना राज तरंगिणी कुछ हद तक इतिहास की स्रोत है। इसीलिए जब इतना बड़ा आप लिखते हो ना तो इस लाइन को फिर उपयोग में नहीं लाना चाहिए। हमें हमें लाइन हर जगह पे जो लानी है उसकी ऊपर से लेकर नीचे तक की प्रासंगिकता को ध्यान में रख कर लानी है। क्लियर। आपने जैसे यहाँ पे ये सारी चीज़ें बता तो दी हैं कि स्रोत की क्या महत्ता है, क्या भूमिका, लेकिन ये स्रोत बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं लेखन आपने जितना भी चीज़ लिखा है। अब जैसे आपने राम सेतु यहाँ जोड़ दिया, आपसे राम सेतु की यहाँ पे डिमांड ही नहीं कर रहा वो। मतलब इतना करंट से मत ऐड हो जाओ कि इतिहास की मूल प्रकृति से ही आप खिलवाड़ कर दो। तो मूल प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना है, आपको उन एग्जाम्पल्स को देना है। आपको ये बताना है कि उस समय के वैदिक ग्रंथों में क्या बात लिखी है और उस समय जो पुरातात्विक स्रोत मिले हैं उसमें क्या है। क्लियर। आपको ये बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के साहित्य न मिलने पर भी हम हड़प्पा सभ्यता को पुरातत्व के आधार पर वहाँ के समाज, वहाँ के शिल्प, वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ के व्यापार को कैसे परिभाषित करते हैं। आपको ये बताना है कि कैसे मौर्योत्तर काल में उस समय साहित्यिक स्रोतों की अनुपलब्धता के कारण पुरातात्विक स्रोतों ने साहित्यिक स्रोतों के साथ में मिलकर उसको अंधकार के युग के आधार न करके उसे स्वर्ण काल दर्शा दिया। समझ गए। आपको ऐसे बताना है। कई सारे अभिलेख जैसे खारवेल की जानकारी हमें किसी पुस्तक से नहीं मिलती बल्कि उसे हाथी गुम्फा के अभिलेख से मिलती है और फिर उसकी सीमा भी बता देनी है। अब ब्रैकेट में डालना है ये सारी चीज़ें, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, मतलब ये सारे अभिलेख। और बाकी मैंने इसका आंसर फ्रेम आपको प्रोवाइड करा दिया। देखिए जो मैं आंसर फ्रेम आपको देता हूँ कोशिश ये किया करिए कि उसके बेस पर लिखा करिए। मौलिकता अभी उतनी आप लाएंगे तो क्या होगा कि आपका उत्तर डायमेंशन से भटक जाएगा। समझ रहे। तो जो मैंने आपको फ्रेम दिया उसी आधार पे अपनी कहानी को गढ़ दो। इसके अलावा आपके पहले जो लोग भी आंसर चेक करके दिखाते हैं उनके आंसर्स की टिप्पणियों को सुनो और उनके में टिप्पणियों में सुधार करते हुए अपने उत्तर लेखन को करो। उनसे बिल्कुल हट कर, ये ठीक है कि हम हट कर लिखेंगे कुछ, लेकिन हट कर लिखने में इतना भी ना हट जाएं कि वो उत्तर से अलग हो जाए। क्लियर। तो आप समझ गए सारी बातें। बाकी आप प्रीवियस हमारे पार्ट की टिप्पणियाँ सुन सकते हैं और ऑलरेडी हमने इस प्रश्न को अपनी एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री ऑप्शन की सीरीज में आंसर राइटिंग में डिस्कस कर लिया है। क्लियर। तो फिर मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।